अमीर वर्सेस गरीब बहन। रानीगंज गांव में दो बहनें पूनम और कंचन अपने माता पिता के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। दोनों बहनों की स्कूल की छुट्टी होने पर वे लोग गांव के पास वाले रेलवे स्टेशन पर खिलौने बेचने जाया करती थी, ताकि वे अपने माता पिता की थोड़ी सी मदद कर सके। रोज की तरह ही दोनों बहनें रेलवे स्टेशन पर खिलौने बेच रही थी। तभी अचानक से वहां एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। पास के चाय की दुकान पर रखा एक गैस सिलेंडर फट जाता है और वहां पर भयंकर आग लग जाती है। वहां खड़े सभी लोग गैस सिलेंडर के धमाके को बम का धमाका समझकर वहां से अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। इसी भगदड़ में दोनों बहनों का हाथ एक दूसरे से छूट जाता है और पूनम घबराकर पास में खड़ी एक ट्रेन में चढ़ जाती है। तभी उसका ट्रेन में पैर फिसल जाता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से खुलने लगती है। भगदड़ खत्म होने के बाद कंचन अपनी बहन को ढूंढने लगती है। पूनम, तू कहाँ चली गई मेरी बहन? पूनम, पूनम, तू कहाँ चली गई मेरी बहन? काफी समय रेलवे स्टेशन पर ढूंढने के बाद भी कंचन को अपनी बहन कहीं नहीं मिलती है। वह उदास होकर अपने घर आ जाती है और अपने माता पिता को सारी घटना के बारे में बता देती है। हे भगवान, यह क्या हो गया? हम वैसे ही अपनी गरीबी से इतना परेशान हैं और तूने हमसे हमारी बच्ची को भी छीन लिया। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, कहाँ होगी। इधर पूनम ट्रेन में बेहोश एक बड़े शहर में पहुंच जाती है। तभी ट्रेन में सफाई कर रहे कर्मचारी की नजर पूनम पर पड़ती है और वह उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। होश में आने के बाद पूनम ट्रेन से नीचे उतरकर वहां स्टेशन पर इधर उधर घूमने लगती है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? कहाँ हूँ मैं? पूनम रेलवे स्टेशन से बाहर जाती है। तभी सड़कों पर चल रही गाड़ियों और लोगों की भीड़ देख पूनम को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ आ गई है और वह दुखी होकर रोने लगती है। तभी वहाँ से गुजर रहे एक दयालु दीनदयाल की नजर पूनम पर पड़ती है। अरे क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? पूनम रोते हुए उस आदमी को सारी बातें बताती है। पूनम की यह हालत देखकर दीनदयाल को उस पर बहुत तरस आता है और वह उसे अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला करता है, क्योंकि दीनदयाल भी अकेला था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वो पूनम को अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले आता है और अपनी बेटी की तरह देख रेख करने लग जाता है। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। इधर अचानक से कंचन के गांव में भयंकर अकाल पड़ जाता है और कंचन और उसके माता पिता एक एक दाने को मोहताज हो जाते हैं। माँ, इस साल हमारे गांव में अकाल पड़ा है और हमारे ऊपर पहले से ही दुकानदार का बहुत सारा कर्ज है, तो अब हमारा गुजारा कैसे होगा माँ? क्या करूँ बेटी, यही चिंता तो मुझे भी खाई जा रही है। लगता है अब इस गांव में हमारा गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए हमें अब शहर में जाकर कोई छोटा मोटा काम ढूंढना होगा, वरना यहाँ तो हम गरीब लोग भूख से ही मर जाएंगे। तुम सही कह रही हो कंचन की माँ, हमें आज ही शहर के लिए निकल जाना चाहिए। माँ, हम अपनी गाय को भी अपने साथ ले चलते हैं, वरना हमारे पीछे इसका ख्याल कौन रखेगा। उसके बाद वह तीनों अपना सामान एक गठरी में बांध लेते हैं और शहर की तरफ निकल जाते हैं। उनके पास ट्रेन के टिकट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो पैदल ही शहर की तरफ जाने लगते हैं। 2-3 दिनों से भूखे होने के कारण उन लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। पूनम तो किसी तरह अपने आप को संभाल लेती है, लेकिन उसके माता पिता यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। खासकर उसके पिता दिनेश को खाना न मिलने की वजह से उनकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है और चलते चलते उनके पिता अचानक से बेहोश होकर गिर जाते हैं। माँ देखो,
पिताजी बेहोश हो गए। माँ, अरे नहीं, अब हम क्या करें? हमें जल्द से जल्द किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कोई हमारी मदद करो। माँ, आप यहीं रुको, मैं पता लगाती हूँ, शायद यहाँ कहीं आसपास कोई हॉस्पिटल मिल जाए। कंचन भागती हुई सड़क के पास बसे एक बस्ती में जाती है और बस्ती के लोगों से हॉस्पिटल के बारे में पूछने लगती है। कुछ लोग उसे पास के एक क्लिनिक के बारे में बता देते हैं और कंचन वहां जाकर डॉक्टर से विनती करके किसी तरह उन्हें मनाकर अपने साथ लेकर जाती है। डॉक्टर दिनेश का चेकअप करते ही अफसोस के साथ कहते हैं, देखिए, आप लोगों ने काफी देर कर दी। अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर कंचन और उसकी माँ जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते दोनों किसी तरह से दिनेश का क्रियाक्रम करके शहर की ओर चलने लगते हैं। कुछ दिन चलने के बाद आखिरकार वे दोनों अब शहर पहुंच जाते हैं। अरे माँ, यह शहर तो बहुत बड़ा है और यहाँ कितनी तरह की दुकानें भी है। मुझे पूरा यकीन है माँ, हमें यहाँ कहीं न कहीं कोई काम तो जरूर मिल जाएगा। इसके बाद वे दोनों कई सारी दुकानों पर काम की तलाश में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी दुकान वाला काम नहीं देता है। दोनों माँ बेटी परेशान होकर सड़कों पर भटकने लगती है और अब कंचन की गाय भी भूख के मारे परेशान होने लगी थी। माँ, मुझे लगता है हमारी गाय को बहुत भूख लगी है। हमें इसके लिए चारे का इंतजाम करना होगा। कंचन को एक बड़े से घर के सामने एक गार्डन दिखाई देता है। देखो माँ, वहाँ ढेर सारी घास है। चलो, हम अपनी गाय को वहाँ लेकर चलते हैं। वहाँ पर घास खाकर हमारे गाय का पेट भर जाएगा। उसके बाद कंचन अपनी गाय को घर के सामने वाले गार्डन में घास खिलाने लगती है। तभी अचानक उस घर का मालिक राघव बाहर आता है। अरे, तुम लोग कौन हो और इस गाय को मेरे गार्डन में क्यों घुमा रही हो? कंचन और उसकी माँ राघव के सामने हाथ जोड़कर कहती है, माफ करिएगा साहब, वो हमारी गाय बहुत दिनों से भूखी है, इसलिए मैं इसे गार्डन में ले आई। दोनों माँ बेटी के फटे पुराने कपड़े और उनका बेबस सा चेहरा देखकर राघव को उन पर तरस आ जाता है। अच्छा, ये बात है। लगता है तुम लोग गांव से आए हो। सही कहा साहब आपने। हम दोनों माँ बेटी शहर में काम के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन हमें कहीं काम नहीं मिला। और अगर आपके पास कोई काम हो तो आप हमें दे दीजिए, आपका बड़ा उपकार होगा साहब। देखिए, इतने बड़े घर में सिर्फ मैं और मेरी पत्नी ही रहते हैं और मुझे अपने घर में काम करवाने के लिए कुछ नौकरों की जरूरत है। चलो, मैं तुम दोनों को ही काम पर रख लेता हूँ। 2 टाइम का खाना और महीने के अच्छे पैसे मिलेंगे तुम्हें। ठीक है साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। यह सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत ही खुश हो जाती है और राघव का शुक्रादा करने लगती है। तभी राघव अपनी पत्नी काजल को बुलाकर उन्हें उनके बारे में बताती है। काजल बहुत ही घमंडी थी। वह उन दोनों से ठीक से बात भी नहीं करती है और दोनों को तुरंत घर के कामों में लगा देती है। दोनों माँ बेटी घर के कामों में लग जाती है। घर का सारा काम खत्म होने के बाद पूनम रात में काजल से खाना मांगती है। मेम साहब, हम दोनों ने घर का सारा काम खत्म कर लिया है, अब आप हमको कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अरे जरा ठहरो, पहले मैं अपने कुत्ते को तो खाना दे दूं, उसके बाद ही तुम दोनों को खाना दूंगी। जब तक तुम दोनों यहीं पर बैठ जाओ। काजल की बात सुनकर दोनों माँ बेटी वहीं फर्श पर बैठ जाती है। उसके बाद काजल अपने कुत्ते के सामने ढेर सारा खाना रख देती है, लेकिन काजल का कुत्ता थोड़ा सा ही खाना खाकर वहाँ से चला जाता है। अरे, इसने तो सारा खाना छोड़ दिया। अच्छा, फिर तुम एक काम करो, तुम दोनों माँ बेटी फटाफट से इस खाने को खाकर खत्म कर दो। ये सुनते ही दोनों माँ बेटी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अरे, तुम लोग इतना सोच क्या रही हो? तुम दोनों मेरी नजर में मेरे कुत्तों से बढ़कर नहीं हो और मैं इसका बचा हुआ खाना तुम्हें दे रही हूँ। यही तुम दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए चलो चुपचाप खा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर काजल अपने कमरे में चली जाती है और वे दोनों माँ बेटी बहुत ही भूखी होती है, इसलिए मजबूर होकर वह दोनों उस कुत्ते का जूठा खाना खा लेती है। फिर अगले दिन से
रोज इसी तरह काजल अपने कुत्ते का जूठा खाना उन दोनों माँ बेटी को दिया करती थी और दूसरी तरफ काजल का पति राघव इन सब बातों से अनजान था। इधर काम छूट जाने के डर से कंचन भी उनसे शिकायत नहीं करती थी। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं और काजल दोनों माँ बेटी पर अत्याचार करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। अगर दोनों में से जरा सी भी किसी से गलती होती तो काजल उनकी खूब डंडे से पिटाई भी किया करती थी और जब भी पूनम की गाय गार्डन में घास चरने जाती तो काजल उस गाय की भी डंडे से खूब पिटाई करती थी। अपनी गाय को काजल से मार खाता देख पूनम से ये सब अब बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए वो अपनी गाय को घर से दूर एक बगीचे में चराया करती थी। तभी एक रात पूनम काजल के घर का दरवाजा ठीक से बंद करना भूल जाती है और इस बात का फायदा उठाकर एक चोर घर में घुस जाता है और चोर काजल के कमरे में रखे हुए सारे जेवर और पैसे चुराकर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह चलो काजल, जल्दी से तैयार हो जाओ वरना पार्टी शुरू हो जाएगी। बस 5 मिनट, मैं अभी 2 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। काजल जेवर निकालने के लिए अलमारी खोलती है तो अलमारी से सारे जेवर गायब देख उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। हे भगवान, मैं तो लुट गई, मेरे तो सारे जेवर चोरी हो गए, अब मैं क्या करूँ? अरे क्या हुआ? देखिए ना जी, मेरी अलमारी से सारे जेवर गायब हैं। हे भगवान, मेरे लाखों रुपए के जेवर चोरी हो गए और मुझे तो पूरा शक है मेरा सारा जेवर उन दोनों गवार माँ बेटी ने ही चुराए होंगे। ऐसा मत कहो काजल, वो दोनों लोग कितने शरीफ हैं। जरूर यह काम किसी शातिर चोर का होगा। तुम चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, वहाँ पर जाकर कंप्लेन करते हैं। अरे जब चोर घर में ही है तो पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत क्या है? चलो उन दोनों से पूछते हैं। उसके बाद काजल जबरदस्ती राघव को पूनम के पास ले जाती है। क्या हुआ मेम साहब, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? हमसे कोई गलती हुई है क्या? देखो जरा, चोरी करके कितनी शरीफ बन रही है, इसलिए चल जल्दी से मेरे जेवर वापस कर, वरना मैं तुम दोनों माँ बेटी का सर फोड़ दूंगी। मेम साहब, यह आप क्या कह रही हो? हमने आपके कोई जेवर नहीं चुराए। रुक जा, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद काजल कोने में रखी दोनों माँ बेटी की गठरी खोलकर सारे कपड़े इधर उधर फेंकने लगती है। तभी अचानक उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें कंचन और पूनम दोनों बहनें हंसते हुए खड़ी थी और उस तस्वीर को देखते ही काजल की आंखें नम हो जाती है। अरे यह तस्वीर तेरे पास कहाँ से आई? मेम साहब, यह मेरी और मेरी बहन की बचपन की तस्वीरें हैं। मेरी बहन बचपन में ही रेलवे स्टेशन पर मुझसे बिछड़ गई थी। यह सुनकर काजल फूट फूट कर रोने लग जाती है। क्या हुआ काजल, तुम अचानक इस तरह क्यों रो रही हो? राघव, ये मेरी माँ और मेरी बहन है। बचपन में ही मैं इनसे बिछड़ गई थी। हे भगवान, मैंने अपने हाथों से इन दोनों पर कितना अत्याचार किया। मुझे माफ कर दो माँ, और मेरी बहन तू भी मुझे माफ कर दे। उसके बाद काजल उनसे हाथ जोड़कर अपने किए की माफी मांगने लगती है और फिर कंचन और उसकी माँ उसे माफ कर देती है और उसे गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। इस तरह से दोनों बिछड़ी हुई बहनें मिल जाती है और सब कुछ अब ठीक हो जाता है और अब सब हंसी खुशी मिलजुल कर शहर में ही एक साथ रहने लग जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, रौनकपुर नाम का गांव था। उसी गांव में एक रानी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ बड़े ही हाव भाव से रहती थी। जैसे कि उसका नाम रानी था, वह गरीब होने के बाद भी हमेशा रानी की तरह ही रहती थी और अपने अमीर होने का दिखावा किया करती थी। रानी बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी और वह हमेशा अपने मेकअप में लगी रहती थी। रानी की सहेलियां भी रानी की खूबसूरती से बहुत जलती थी। रानी अपने गोरे रंग का बहुत ही ध्यान रखती थी। सब कुछ होते हुए भी रानी की कई गलत आदतें भी थी।
वो अपने माता पिता की एक भी बात नहीं मानती थी और वो लोगों से सदैव अपना काम करवाया करती थी। उसकी माँ संगीता उसका बहुत ही ध्यान रखती थी, परंतु कहीं न कहीं रानी बहुत ही घमंडी हो गई थी और अपनी माँ से अच्छे से बात तक नहीं करती थी। रानी के पिता मुरारी अपने पिता के खेतों में काम किया करते थे। फसल का मौसम ना होने पर वह गांव के बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी करने जाया करते थे। कम वेतन की वजह से वह रानी की बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरा नहीं कर पाते थे, जिससे रानी अपने पिता से गुस्सा हो जाया करती थी। एक दिन रानी के पिताजी रानी से कहते हैं, रानी मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी माँ सुबह से खेतों में काम कर रही है, तुम भी चलकर उनकी कुछ मदद कर दो, इससे उनके काम में कुछ सहायता हो जाएगी। नहीं पिताजी, मैं खेत पर काम नहीं कर सकती हूँ, इससे मेरी स्किन काली हो जाएगी और आप तो जानते ही है ना, मैं एक रानी हूँ और रानी हमेशा एक रानी की तरह रहती है, वो खेतों में काम नहीं करती। प्यारी बेटी, अगर तुम माँ के साथ खेत में काम करवाने गई तो फिर मैं तुम्हें एक सुंदर सा हैंडबैग दिला दूंगा। रानी हैंडबैग का सोचकर खेतों में काम करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर खेतों में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं। उन्हीं मजदूरों में उसकी माँ संगीता भी होती है। रानी बहुत ही आलसी थी। वह साइड में बैठकर लोगों से काम करवाती है और उन्हें देखती है। तभी रानी को एक चमकदार चीज दिखाई देती है। वो चमकदार चीज क्या है? अरे वो तो एक जादुई पेड़ है, परंतु तुम वहाँ मत जाना बेटा, वहाँ जाने में बहुत खतरा है। रानी उस गरीब मजदूर की बात सुनकर लालच में आ जाती है और मन में सोचती है, अगर यह जादुई सोने के पेड़ की एक भी पत्ती मेरे हिस्से में आ गई, फिर तो मैं बहुत ही अमीर हो जाऊंगी और फिर मैं किसी रानी से कम नहीं लगूंगी और मेरे पास अच्छे अच्छे सामान खरीदने के भी पैसे हो जाएंगे। इतना सोचकर रानी उस जादुई पेड़ की ओर बढ़ने लगती है। रानी उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाने के बाद उस पेड़ को हाथ लगाती है। तभी उस पेड़ में से एक आवाज आती है, कौन है जो मेरी तपस्या को भंग कर दी है? मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगा। रानी पेड़ की आवाज सुनकर उसके पास जाकर सब कुछ सच सच बताती है। तुम तो बहुत प्यारी बच्ची हो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम एक अमीर लड़की बनना चाहती हो, परंतु एक बार में ये संभव नहीं है। तुम चाहो तो मेरे इस पेड़ से रोजाना एक सोने की पत्ती ले जा सकती हो, परंतु ध्यान रहे उस समय तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। मुझे बिना डिस्टर्ब किए ही तुम इस पेड़ से एक पत्ती ले जा सकती हो। रानी पेड़ के कहे अनुसार उस पेड़ से एक सोने की पत्ती ले लिया करती थी। रानी बहुत ही खुश थी कि अब वो बहुत ही जल्दी एक अमीर लड़की बनने वाली है और इस तरह रानी अब रोजाना उस सोने के पेड़ से एक पत्ती ले आया करती थी, परंतु इससे वो ज्यादा अमीर नहीं हो पा रही थी। और एक दिन उसके मन में लालच आ जाता है और रानी सोचती है, अरे ये पेड़ की तो आंखें बंद है और इतने दिनों से मैं रोजाना यहाँ से एक सोने की पत्ती ही ले जा पा रही हूँ, जिससे मैं बहुत धीरे धीरे अमीर होऊंगी। क्यों ना आज मैं 2 या 3 सोने की पत्ती ले लूं? ऐसे में तो मैं जल्दी अमीर हो जाऊंगी और जल्दी ही सचमुच की रानी बनकर रानी की तरह जिंदगी बिताऊंगी। ऐसा सोचकर रानी उस जादुई पेड़ से 3 सोने की पत्ती ले लेती है और अपने घर आ जाती है। पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से सब कुछ देख रहा था और वो रानी के इस व्यवहार से क्रोधित हो जाता है और वो रानी को दुनिया की सबसे काली और बदसूरत लड़की में बदल देता है। घर आने के बाद रानी खुशी खुशी अपने घर में मेकअप कर रही होती है, तभी वो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है। रानी जब अपना ये बदला हुआ रूप देखती है तो हैरान हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। पिताजी, माँ, मैं तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी ना, और अब देखो मैं दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की बन गई हूँ। कृपया मेरी मदद करो माँ, मुझे पहले जैसा कर दो।
रानी के माता पिता भी उसको इस तरह देखकर बहुत ही दुखी हो जाते हैं। रानी, बेटी, तुम तो रोजाना उस जादुई सोने के पेड़ के पास जाती थी ना, परंतु आज तक तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर अचानक आज ऐसा क्या हुआ जो तुम एकदम से इतनी काली हो गई? उसके बाद रानी अपने माँ को सब कुछ सच-सच बता देती है कि किस तरह वह जल्दी अमीर बनने के लिए लालच में आकर वहाँ से 3 सोने की पत्ती ले आई थी, जिस वजह से उसका ये हाल हो गया। मेरी प्यारी बेटी, अब तुम्हें पहले जैसा करने के लिए हमें उस पेड़ के पास ही जाना होगा। अब वही तुम्हारी मदद कर सकता है। चलो, हम तुरंत जाकर उस पेड़ से मदद मांगते हैं और तुम भी अपने किए के लिए उस पेड़ से माफी मांगना। उसके बाद रानी ऐसा ही करती है और अपना चेहरा ढककर उस पेड़ के पास जाती है। पेड़ जी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर आपके सोने के खजाने में से 2 पत्तियां ज्यादा ले ली थी। मैं आपसे वादा करती हूँ आगे से मैं कोई भी ऐसी गलती नहीं करूँगी और कभी चोरी नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दीजिए पेड़ जी। वह सब तो ठीक है प्यारी बेटी, परंतु जो मैंने शराब तुम्हें दे चुका हूँ वह ठीक नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुमने कोई नेक काम किया और लोगों की मदद की तो तुम्हारा पहला वाला रंग तुम्हें वापस मिल जाएगा। ठीक है पेड़ जी, मैं आज से ही लोगों की मदद करना शुरू कर दूंगी और गरीबों की सहायता भी करूंगी। मैं सभी की बात मानूंगी। उस दिन के बाद से रानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद से वो कभी लालच नहीं करती है और दूसरों की मदद करती है। कुछ दिनों बाद रानी को वापस से उसका रंग मिल जाता है और वह खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।